हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फाल्कन ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 250 होमिंग से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। मांगा की शुरुआत हॉक कैंप से होती है, जहां प्रिंसेस कैरलेट अपनी मेड एना के साथ ग्रिफिथ के लिए केक बना रही है, जो पूरा हो ही चुका है। उसे उम्मीद है कि ग्रिफिथ को उसका बनाया केक पसंद आएगा, लेकिन साथ ही वो घबरा रही है कि ग्रिफिथ बिजी होगा और शायद वो कैरलेट को टाइम न दे। जिस पर एना कैरलेट को समझाती है कि ग्रिफिथ की मेहनत के लिए उसका एक छोटा सा नजराना तो बनता ही है। एना कैरलेट के फिर से खुश रहने के लिए खुश है, जो वो कैद में भूल ही चुकी थी। कैरलेट नई उम्मीद के साथ ग्रिफिथ के पास बढ़ती है, जो इस समय एक टिले पर है और कॉन्वॉय के लौटने का इंतजार कर रहा है। ग्रिफिथ को देख कैरलेट को महसूस होता है कि वो एक हसीन पेंटिंग को देख रही है और उसे डर है कि वो उस पेंटिंग को छूकर खराब कर देगी। कैरलेट अपनी सोच में ही गुम है कि तभी वो देखती है कि सोनिया ग्रिफिथ की तरफ बढ़ते हुए उससे लिपट जाती है। वो देखती है कि सोनिया और ग्रिफिथ खुश हैं। ग्रिफिथ के पूछने पर सोनिया बताती है कि समंदर बहुत ही अच्छा था और उसने वहाँ बहुत मजे किए और कुछ नए दोस्त बनाए। तभी सोनिया देखती है कि वहाँ कैरलेट खड़ी है, जिसे देख ग्रिफिथ उसे ग्रीट करता है। एज यूजुअल कैरलेट घबराते हुए ग्रिफिथ को बताती है कि वो उसके लिए केक बनाया है। सोनिया सब कुछ जानते हुए भी कैरलेट से केक छीन खुद खा लेती है और सभी के साथ शेयर करती है, बजाय कैरलेट के। ग्रिफिथ को केक बहुत पसंद आता है और वो इस बेशकीमती तोहफे के लिए कैरलेट को थैंक्स कहता है, जिस पर कैरलेट भी पिघलने लगती है और ये सब जेलस सोनिया देख रही है। म्यूल तुरंत ही सोनिया को वहाँ से साइड ले आता है और उसे समझाता है कि कैरलेट ग्रिफिथ की लवर है और दोनों को बमुश्किल ही प्राइवेट समय मिलता है साथ रहने को। कम से कम लड़की होते हुए वो इतना तो समझे कि कैरलेट अकेले ही किन हालातों से गुजरी है और जब उसे फिर से मौका मिला है तो तुम सब कुछ बर्बाद करने में तुली हुई हो। और सोनिया नाराज होकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनिया अकेले ही टहलते हुए जंगल के पास घूमने लगती है और शाम होने को ही है कि वो इरविन को अकेले में बैठे देखती है। इरविन की परमिशन से वो वहाँ आग तापने बैठ जाती है और उसकी संगीत की तारीफ करते हुए उसे पूछती है कि क्या वो हमेशा से ही अकेला रहा है, जिस पर इरविन बताता है कि वो शिकारी है और उसे अकेले ही काम करना पसंद है। सोनिया फिर पूछती है कि क्या सभी शिकारी अकेले ही होते हैं, जिस पर इरविन कहता है कि सभी नहीं होते, लेकिन वो अकेला ही काम करता है। वो कई दिनों तक जंगलों में अकेला ही भटकता रहा, शिकार के पीछा करते हुए, और इतना खो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। इससे पहले कि वो कुछ जान पाता, वो खुद एक बीस्ट बन चुका था। सोनिया इरविन को बताती है कि वो खुद भी हमेशा से ही अकेले रही है। वो देख सकती है जो कोई और नहीं देख सकता, वो सुन सकती है जो कोई और नहीं सुन सकता। उसकी दुनिया दूसरों से अलग ही रही है। वो कंप्लेन करती है कि कैरलेट अकेली ही नहीं है जो अकेली और बेचैन थी, और ऐसा कहते हुए वो वहीं सो जाती है। इरविन सोनिया को अपना कोट उड़ाकर अपनी धुन बजाने लगता है। सोनिया को एक चील और उल्लू का सपना आता है और वो ग्रिफिथ को भी देखती है। वहीं ब्रिटानिस सिटी में श्रिके फानेसी को एक सेब को इमेजिन करना सिखा रही है, और सिर्फ सेब ही नहीं बल्कि हर बारीकी को जो वो सेब में देख सकती है, जो कई कोशिशों के बावजूद भी फानेसी नहीं कर पा रही है। दरअसल मैजिक सीखने का ये पहला स्टेप ही है कि आप अपने मन में किसी चीज को कितने अच्छे से बना सकते हो। मैजिक सिर्फ मंत्रों का उच्चारण या जादुई सर्कल बनाना नहीं, बल्कि मन की छवि को एस्ट्रल वर्ल्ड से जोड़ना है। जादू की ताकत सोच की दुनिया में होती है और इसे पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड में किया जाता है, जिसको तुम देख ही चुकी हो, जैसे ट्रॉल्स और ओगर। वो 4 रोशनी की प्रतिमाएं उस शक्ति का एक रूप था जिसे मैंने एस्ट्रल वर्ल्ड में आकार दिया था और उनसे मदद ली थी, जिन्हें 4 कार्डिनल किंग्स कहते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड की उस ताकत को हासिल करने के लिए खुद के प्रतिरूप को वहां बनाना पड़ता है, जिससे जुड़कर ही तुम खुद को स्पिरिट से जोड़ सकोगी, और इसीलिए ये पहली सीढ़ी है मैजिक यूजर बनने का। फानेसी एप्पल पर कॉन्सेंट्रेट कर ही रही होती है कि कास्का उसे एप्पल छीनकर खा लेती है। तभी वहाँ इसीदो और सर्पिको आ जाते हैं, जो पूरा दिन शिप अरेंज करने गए थे, लेकिन युद्ध के चलते सभी शिप्स को आर्मी के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसीलिए कोई भी उनसे सौदे के लिए तैयार नहीं था और उनसे बात नहीं बनी। और अब गट्स को समझ में आता है कि ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होगी। इन दिनों गट्स अपने जख्मों से उबरने के लिए रेस्ट पर है, जो उसे आर्मर से मिले थे। वो लोग कुछ प्लान कर ही रहे होते हैं कि फानेसी आगे बढ़कर कहती है कि वो एक शिप अरेंज करेगी, जिस पर सभी लोग शॉक्ड हैं। इसीद्रो को कुछ समझ में नहीं आता कि फानेसी ये कैसे करेगी, लेकिन सर्पिको को इसका आइडिया है और फानेसी और सर्पिको वहाँ से अपनी शाही तलवार लेकर निकल जाते हैं। वहीं वेंडिमिनियन राजभवन में फानेसी का भाई मैग्निफिको फानेसी के फादर फेडरिको डी वेंडिमिनियन III से चाहता है कि वो मैग्निफिको की काबिलियत को पहचाने
पहचाने, क्योंकि उसने अकेले ही पूरे उत्तरी रीजन में चमड़े, कपड़े, टीन और लीड के कारोबार को संभाला है। फेडरिको को मैग्निफिको का ये बर्ताव पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके मुताबिक मैग्निफिको ने मात्र उस पोस्ट को संभाला ही है जिसे फेडरिको ने उसे बना कर दिया है। मैग्निफिको फिर दबी आवाज में कहता है कि उसके दूसरे भाई जॉर्जियो को जनरल फाइनेंशियल मैनेजर की पोजीशन मिली है होली सी अकाउंटिंग ऑफिसर और वेंडिमिनियन बैंक में, और तो और पोलिजीनियो को गवर्नर जनरलशिप की पोजीशन मिली है पूरे होली सी की। फिर क्यों उसे भी वही स्टेटस नहीं मिल रहा है? फेडरिको उससे नाराज होकर कहते हैं कि अगर वो अपनी जबान ही संभाल ले और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तो कुछ हो सकता है, और इसके अलावा वो कुछ और सुनना नहीं चाहते। जिस पर मैग्निफिको को जलील होकर वहाँ से जाना पड़ता है कि वहाँ एक नौकर आकर बताता है कि कोई लड़की आई है जिसके पास शाही तलवार है। फेडरिको उस तलवार को पहचान लेता है जो फानेसी डी वेंडिमिनियन का है, और ये नाम मैग्निफिको सुन लेता है। वही फानेसी और सर्पिको बाहर वेट कर रहे हैं कि वहाँ फेडरिको खुद आते हैं। उन्हें देख फानेसी नर्वस हो रही है कि उसके मुंह से फादर भी पूरी तरह से नहीं निकलता। फेडरिको आते ही फानेसी से पूछते हैं कि वो यहाँ अब क्यों आई हैं। उन्हें मालूम चला था कि पूरी होली आयरन चेन नाइट कुशन आर्मी की वजह से मारी गई एल्बिन को बचाते हुए। उन्हें नहीं लगता कि फानेसी भगोड़ी है, लेकिन वो होली नाइट की इंचार्ज थी जो बेशर्मी से अकेली भी बची हुई है, और तो और वो इन सबसे भाग गई थी, जिसका जवाब उसे होली सी सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। और चाहे वो कहीं भी चली जाए, उसने अपने परिवार का नाम खराब किया है और वो चाहे तो इसका इंतजाम कर सकते हैं अगर वो चुपचाप से उनकी सारे हुक्म को माने। फानेसी ना चाहते हुए भी उनकी इस शर्त को मान लेती है और हिम्मत करके अपने पिता से सिर्फ यही कह पाती है कि उसके फ्रेंड्स को एक शिप चाहिए, जिसे फेडरिको सुनकर वहां से चले जाते हैं। सर्पिको अच्छे से जानता है कि फानेसी गर्ल्स की मदद करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रही है, और ये सब वही मैग्निफिको भी देख रहा है। वहीं ब्रिटानिस सिटी में अब श्रिके कास्का का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, और वहीं गर्ल्स अभी भी फानेसी का वेट कर रहा है, जिसे गए हुए काफी समय बीत चुका है। वहीं वेंडिमिनियन एस्टेट में फानेसी का शाही स्नान कराकर फिर से राजघराने की तरह तैयार किया जाता है, और तो और नौकरानी ने उसके पुराने फटे कपड़ों को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। जब फानेसी को ये पता चलता है तो वो खुद उन्हें वापस लाने के लिए जाती है, जो अब उसकी वजूद का हिस्सा है, और ये सब मैग्निफिको भी देख लेता है, जो कि उसे बताया गया था कि फानेसी कभी किसी की नहीं सुनती और अपने मन का ही करती है। मैग्निफिको कई सालों बाद अपनी सौतेली बहन से मिलकर खुश है, लेकिन अब भी फानेसी अपने दूसरे भाइयों से नहीं मिली है। मैग्निफिको को होली नाइट के इंसिडेंट्स की जानकारी है, जो पूरी तरह से सच नहीं है, और वो अब भी फानेसी के ही साइड है। उसे लगता है कि सारा कसूर उनके पिता का है, कि उनकी वजह से ही होली सी ने उसे होली नाइट का कमांडर बनाया, जिसके तौर तरीके के बारे में फानेसी को कोई जानकारी नहीं थी, और तो और उन्हें अब भी लगता है कि वो सही थे। मैग्निफिको को अच्छे से याद है कि जब भी वो महल में फानेसी से मिलने आता था तो फानेसी भूतों की तरह पूरे महल में अकेले ही रहती थी। उन्होंने फानेसी को महल में दुनिया से अलग थलग छोड़ रखा था, जैसे उन्होंने अपने पिता होने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा था। जब फानेसी ने महल में आग लगा दी थी तो उसके लिए भी उन्होंने ही फानेसी को प्रेरित किया था। अगर आज लोग उसे डेविल चाइल्ड बुलाते हैं तो उसके लिए भी वो ही जिम्मेदार है, और फानेसी को जब उसका ये नाम पता चलता है तो उसे दुख होता है, जो सर्पिको दूर से देख रहा है। मैग्निफिको अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है कि फेडरिको को लगता है कि उनका परिवार किसी मशीन का हिस्सा है, जो उनके मुताबिक ना होने पर वो उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि सड़क का पत्थर हो। और मैग्निफिको को ये बातें सुन फानेसी को भी अजीब लगता है। मैग्निफिको फानेसी से उसके वहां आने का कारण पूछते हैं। फानेसी बताती है कि उसे एक शिप चाहिए जिससे वो अपने कंपेनियन के साथ पश्चिम दिशा में जा सके। उन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी शिप अभी युद्ध के लिए उपयोग हो रहे हैं, और उसे लगा कि उसके पिता कुछ कर सकते हैं। मैग्निफिको वहां खड़े कई शिप को देख बताता है कि सभी शिप अभी युद्ध के लिए उपयोग हो रहे हैं, और इस समय किसी शिप का मिलना, वो भी पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए, मुश्किल हो सकता है। और वो एक शिप तो अरेंज करा ही सकता है, लेकिन इसके बदले उसकी भी एक रिक्वेस्ट है, जिस पर फानेसी चौंक जाती है, जो सर्पिको भी देख रहा है। वहीं ब्रिटानिस सिटी में श्रिके पर अब पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी है, उनके खाने तक की। गर्ल्स को बुखार है और श्रिके चाहती है कि वो रेस्ट कर खुद को पूरी तरह से ठीक करे, और तो और उसने किचन को यूज कर गर्ल्स के लिए मेडिसिनल सूप भी बनाया है। वो गर्ल्स को सूप पिला ही रही होती है कि वहाँ सर्पिको आ जाता है। सर्पिको को देख वो उसकी देरी का और शिप के बारे में पूछते हैं, और तो और फानेसी को उसके साथ ना देख फानेसी के बारे में भी पूछते हैं। सर्पिको बताता है कि शिप का अरेंजमेंट हो चुका है और अब फानेसी उन्हें ज्वाइन नहीं करेगी, जो सभी के लिए शॉकिंग है। इसीद्रो फिर पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ, कास्का को कौन दिखेगा। सर्पिको उन्हें एक लेटर देते हुए कहता है कि वो ये लेटर किसी भी शिप में जाकर दिखाए तो उन्हें वो शिप मिल जाएगी, तब तक लेटर को ना खोले। सर्पिको शिके को उसकी जादुई हथियार बाइज्जत वापस कर देता है, जिसका मतलब है कि फानेसी अब कभी
नहीं लौटेगी। सर्पिको उनसे फॉर्मली फानेसी को उसके परिवार तक सेफली पहुंचाने के लिए थैंक्स कहकर ये बताता है कि ब्रिटानी सिटी में उनकी किसी भी तरह के खर्चे वेंडी मिनियन फैमिली उठाएगी और वो उन्हें फॉर्मल थैंक्स कहकर वहां से जाने लगता है। गर्ट्स हिम्मत कर खुद उठकर सर्पिको से फानेसी के ना लौटने का कारण पूछता है, जिस पर सर्पिको कुछ नहीं कहता। गर्ट्स ये भी कहता है कि वो ये जानने के लिए उससे लड़ने को भी तैयार है, लेकिन सर्पिको को ये अब गैर जरूरी लगता है और वो वहां से चला जाता है। श्रीके थॉट ट्रांसफर से फानेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बात नहीं बनती। शायद उसने श्रीके के जादुई बाल को उतार दिया होगा। इसीद्रो को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और इसीलिए वो एरिस्टोक्रेट पे भरोसा नहीं करता। श्रीके बताती है कि जब उसने सर्पिको को छुआ तब उसे फानेसी की सैड इमेजेस दिखाई थी, जिसके बारे में शायद वो बात नहीं कर पा रहा है, जबकि फानेसी खुद मैजिक सीखना चाहती थी और तो और उसका काफ्का के साथ गहरा रिश्ता था और अब गर्ट्स को भी कुछ गड़बड़ लग रहा है और वो इवलेरा और पक को वहाँ पता करने के लिए भेजता है। सर्पिको बाहर शाही गाड़ी में चढ़ी रहा होता है कि पक और इवलेरा उसका पीछा करने लगते हैं और वेंडी मिनियन महल तक पहुंच जाते हैं। वो वहाँ का महल और शाही ठाट देखकर दंग रह जाते हैं, जिसका लुत्फ उन्होंने कभी नहीं उठाया। तभी इवलेरा फानेसी को स्पॉट कर लेती है, जो अपने शाही कपड़ों में है, लेकिन वो अब भी उदास है। तभी वहाँ मैग्निफिको अपने दोस्त को ले आता है फानेसी से मिलाने को, जिसका नाम रोड्रिक है, जो 11th नेवी का ऑफिसर है। मैग्निफिको रोड्रिक को फानेसी का मंगेतर बनाना चाहता है ताकि उसे वेंडी मिनियन फैमिली में पोजीशन और पावर मिल सके, और इसका सौदा उसने फानेसी की मदद करने के बदले किया है। और ये सब वहाँ इवलेरा और पक भी देख रहे हैं। मैग्निफिको बताता है कि रोड्रिक उसका पुराना दोस्त है, जो रॉयल थ्रोन का दूसरा दावेदार है। रोड्रिक को भी मैग्निफिको से फानेसी के बारे में बहुत कुछ पता चला है, खासकर डेविल चाइल्ड नाम के बारे में। रोड्रिक ने फानेसी को लुभाने के लिए कई किस्म के खूबसूरत गुलाब भेजे, जिसमें असल में फानेसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं इवलेरा और पक को ये सारा स्कैंडल समझ में आ जाता है और वो वापस गर्ट्स को बताने के लिए लौटते हैं, जिन्हें सर्पिको भी वहाँ से जाते हुए देख लेता है। फानेसी की मंगनी सभी के लिए शॉकिंग है और वो रोड्रिक की तारीफों के पूल का भी मजाक उड़ाते हैं, जिस पर इसीद्रो को भी पर्दे के पीछे का सच समझ में आता है। श्रीके का भी दिल टूट जाता है कि अब फानेसी नहीं लौटेगी और इसकी जानकारी तो बेचारी कास्का को भी नहीं है, जो फानेसी से सबसे ज्यादा अटैच थी। गर्ट्स कहता है कि इसका मतलब उल्टा है, फानेसी को गिरवी बनाया गया है ताकि उन्हें शिप मिल सके, या शायद कुछ ऐसा ही। शाही लोगों में मंगनी और शादी का पॉलिटिकल मतलब होता है। तभी कास्का शाही दस्तावेज से खेलते हुए उसे आग में गिरा देती है, जो उसमें जल जाता है। अब गर्ट्स कहता है कि अगर शिप और खाने के लिए उन्हें फानेसी को छोड़ना होगा तो उसे ये डील मंजूर नहीं है। वहीं फानेसी श्रीके की सीख को प्रैक्टिस कर रही है और उसे श्रीके के साथ बिताए उसके टीचिंग के पल याद आ रहे हैं कि वहाँ सर्पिको आ जाता है। फानेसी बताती है कि वो ग्रुप के लिए काम आना चाहती थी, कुछ ऐसा करके जो कोई और नहीं कर सकता। वो सभी के लिए कुछ करना चाहती थी। ये भले ही एक बहाने की तरह लगे, लेकिन उनके साथ रहकर उसे हमदर्दी और दोस्ती मिली, जिसके बदले वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उनके साथ रहकर उसे बस खुद की बेबसी ही महसूस होती थी, इसलिए वो वापस लौट आई जहाँ वो कैद थी, जो उसकी कायरता भी है और बेवकूफी भी। तभी वो देखती है कि फानेसी की माँ वहाँ आ गई है, जो फानेसी को देख खुश है। लेडी वेंडी मिनियन फानेसी से कई सालों बाद मिली है और हर वक्त ट्रैवलिंग और दूसरी शाही पार्टीज में बिजी रहती हैं। वो दक्षिण की तरफ जाने वाली हैं, जहां वो युद्ध में सोल्जर से मिलती। उन्हें भी फानेसी के होली नाइट्स के बारे में मालूम है और वो फानेसी से उसके वापस आने का कारण पूछती है, जिस पर फानेसी उन्हें सब कुछ बता देती है। ये सब सुनते ही लेडी वेंडी मिनियन शॉक में है और वो फानेसी से रोड्रिक के बारे में भी पूछती है, जिस पर फानेसी उन्हें भी रोड्रिक के बारे में भी बताती है। ये मंगनी की बात अभी उसके पिता को नहीं मालूम, जो मैग्निफिको ने सही समय आने पर बताने को कहा है। फानेसी से उसकी माँ फिर पूछती है कि क्या ये उसे स्वीकार है, जिस पर फानेसी कुछ जवाब नहीं दे पाती। इस पर उसकी माँ फानेसी की लाइफ में किसी और के होने की बात पूछती है। फानेसी भी गर्ट्स पर आकर रुकती है, लेकिन उसे भी मालूम है कि गर्ट्स किसी और का है। फानेसी की माँ को महसूस होता है कि फानेसी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, वो बदल चुकी है। और तो और फानेसी को ये भी नहीं मालूम कि उसके पिता फेडरिको असल में उससे डरते हैं। लेडी वेंडी मिनियन फिर बताती हैं कि असल में उसके पिता कमजोर हैं, इसलिए वो सभी चीजों को उस जगह लाने की कोशिश करते हैं जहां वो उन चीजों को हैंडल कर सकें। वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से सभी चीजों और लोगों को उस जगह पहुंचाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। असल में वो इस दुनिया के गुलाम हैं। अगर वो ऐसे नहीं होते तो शायद वो कभी वेंडी मिनियन फैमिली के हेड नहीं होते और उनके लिए तुम एक अनसुलझी पहेली हो, जैसे कि कोई छोटा
दानव। फानेसी को उसकी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता और ना ही उसमें कभी इतनी हिम्मत थी कि वो अपने पिता से बगावत कर सके। लेडी फिर बताती हैं कि तुम शब्दों के बजाय अपने कर्मों से उन्हें नकारती आई हो। तुमने हमेशा वही किया जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी और कभी भी किसी के काबू में नहीं रही हो, इसलिए तुम्हारे पिता तुमसे डरते हैं। लेडी कहती हैं कि अगर तुम खुद के लिए कहीं जगह ढूंढ पाओ जहां तुमसे ज्यादा दुख है तो शायद तुम और दयालु हो सको। मुझे याद नहीं कि पहले मैंने तुम्हें कैसे पाला था, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। और लेडी चाहती हैं कि फानेसी अपनी माँ की गलतियों से सीखे, जो वहाँ खड़ा सर्पिको भी सुन रहा है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आकर लेडी को बताता है कि उनके लिए गाड़ी आ चुकी है और जाते हुए लेडी फानेसी से कहती हैं कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने एक फंक्शन रखा है जहां दुनिया के बड़े मेहमान आने वाले हैं और मैग्निफिको लेडी वेंडिमिलियन को वहां देखना चाहता है और इसीलिए लेडी चाहती हैं कि फानेसी भी उनके साथ चले, जिस पर फानेसी आसानी से मान जाती है। वहीं गट्स और उसकी टीम फानेसी से मिलने आती है और गट्स सीधे फानेसी से मिलना चाहता है और अगर उसे रोका गया तो फिर वो उन्हें भी देख लेगा और अब इसीद्रो को भी डाउट होने लगा है। श्रिके जानती है कि कास्को को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता और हो सकता है कि गट्स को उसकी जरूरत पड़े, इसलिए वो खुद भी कास्को को अपने साथ ले आई है। वो अंदर जाने के लिए गेट तक बढ़ते ही हैं कि वहाँ से एक कैरावैन निकलता है जिसमें फानेसी भी बाहर जा रही है और वो उन्हें जाते हुए देखते हैं। वो कैरावैन शहर के एक बड़े से पैलेस में पहुँचता है जहाँ हॉल शाही मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है और यहीं पर फानेसी के दोनों भाई जॉर्जियो और पॉलिजियानो मौजूद हैं, जिनको उनकी पोजीशन और पावर के लिए लोगों ने घेर रखा है। वहीं मैग्निफिको और रोड्रिक हॉल के बाहर टेरेस पर हैं। उन्हें उन सभी मेहमानों से घृणा हो रही है जो अपने स्वाद के लिए यहाँ हॉल में इकट्ठा हैं। वहीं हॉल में दो रॉयल्स के बीच बहस लड़ाई में बदल चुकी है जो युद्ध के मौके पर अपने राज्य को फिर से मिडलैंड से हथियाना चाहते हैं। मैग्निफिको अच्छे से जानता है कि इस समय मिडलैंड का राजा नहीं है और होली सी के अंडर युद्ध करके वो मिडलैंड को फिर से हासिल कर मिडलैंड को तोड़ना ही चाहते हैं ताकि उनकी हुकूमत कायम रहे। तभी लॉर्ड ओवेन इंटरवीन करते हैं। लॉर्ड ओवेन लॉर्ड लेबान की तरह मिडलैंड के वफादार रॉयल्स में से हैं जो आज भी मिडलैंड के लिए लड़ रहे हैं, न कि खुद के स्वार्थ के लिए। वो दोनों रॉयल्स की लड़ाई रोक उन्हें समझाते हैं कि उनका इस तरह से पब्लिकली लड़ना उनके राज्यों का इंसल्ट है और चूंकि अभी सभी नोबल एक दूसरे से मदद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके लड़ने से वो किससे मदद लेने की उम्मीद कर रहे हैं? ये आप लोग ही हैं जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जब सभी नेशन अपनी सरहद और लोगों की सुरक्षा चाहती है तो उन्हें एक होकर लड़ना होगा कॉमन दुश्मन कुशन से, ताकि वो अपनी जमीन हासिल कर सकें। मिडलैंड एक बहुत पुराना किंगडम है और उन्हें हर हाल में इसकी रॉयल ब्लडलाइन को बचाना होगा जो खुद अपने आप में एक किंगडम है और अगर वो नहीं है तो मिडलैंड का अस्तित्व भी नहीं है। लॉर्ड ओवेन को रह रहकर लॉर्ड लेबान की कमी खल रही है जो विंडहैम में प्रिंसेस कैरलेट की तलाश में गए हैं। लॉर्ड ओवेन की यही बातें मैग्निफिको और रोड्रिक को खोखली लगती है क्योंकि उन्हें भी अपने खुद के परिवार ने वो इज्जत कभी नहीं दी जो वो चाहते हैं। रोड्रिक का एम्बिशन है कि वो समंदर पर उन जगह को ढूंढे जहां आज तक कभी पहुंचा नहीं गया, एक ऐसी राह जहां उसे जाने से उसकी फैमिली और उसके लोग ही उसे रोक रहे हैं। और यही हाल मैग्निफिको का भी है जिसे उसके पिता ही दबा रहे हैं। तभी वहां फानेसी आ जाती है। फानेसी को देख मैग्निफिको रोड्रिक से कहता है कि एक बार ये मंगनी ऑफिशियली अनाउंस हो जाए फिर तो उसके पिता भी अपनी नाक बचाने के लिए इसे रोक नहीं पाएंगे। तभी रोड्रिक मैग्निफिको को रोक फानेसी को जेंटलमैन की तरह अटेंड करता है और फानेसी को डांस के लिए ले जाता है। मैग्निफिको उन्हें जाते हुए देख ही रहा है कि वहाँ लेडी वेंडिमिलियन आ जाती है जिसे देख वो घबरा जाता है क्योंकि लेडी मैग्निफिको से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कह रही है जो फानेसी का मंगेतर भी है। मैग्निफिको समझ जाता है कि उसकी प्लानिंग लेडी को पता चल चुकी है और अगर उसके पिता को पता चला तब तो दिक्कत हो जाएगी, जिस पर मैग्निफिको डर जाता है और अब लेडी को दिख रहा है कि मैग्निफिको भी उसी राह पर है जिस पर कभी खुद फेडरिको भी चलकर यहाँ तक पहुँचा है। लेडी मैग्निफिको को सलाह देती है कि फानेसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी न समझे। वो उन लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है जो दब जाएं या जिन्हें काबू किया जा सके, वरना वो बहुत पछताएगा। सर्पिको फानेसी को बाहर से डांस करते हुए देख ही रहा है कि लेडी उससे मिलने आती है। उन्हें याद आता है कि सर्पिको कुछ समय से फानेसी के साथ है, जिस पर सर्पिको बताता है कि इसे 10 साल हो चुके हैं। उसकी जिंदगी फानेसी ने बचपन में बचाई थी। लेडी को ताज्जुब होता है कि वो इतने समय तक टिका कैसे। तब तो फानेसी का कहर की छाप भी उस पर पड़ चुकी होगी क्योंकि दो टूटे पेड़ एक दूसरे का सहारा बन बढ़ते हैं और उन्हें यकीन है कि सर्पिको फानेसी का आगे भी ख्याल रखेगा। तभी सर्पिको पक और इवेलेरा को फिर वहीं देख लेता है। वहीं पैलेस के दरवाजे पर गार्ड्स पैलेस को गार्ड कर रहे हैं और तभी वहाँ गट्स और उसकी टीम आ जाती है और यहाँ पर ये वीडियो
वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसर्क मांगा चैप्टर 250 से 255 कवर किया है। बरसर्क मांगा के अगले पार्ट में अब वो होगा जिसका अंदाजा शायद आप सभी को है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।